नमस्कार बच्चों। आज हम जीव विज्ञान में कक्षा 10 के अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के पार्ट 1 को देखा था और उसमें हमने जो जैव प्रक्रम की अवधारणा को समझा था। उसके अंतर्गत जो क्रियाएं थी पोषण, उसे हमने समझने का प्रयास किया था। पोषण के अंतर्गत हमने वहाँ पढ़ा था कि पोषण के दो प्रकार हैं, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी देखा था और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से स्वपोषी जो जीव होते हैं वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो अगले इस अध्याय में हम विषमपोषी पोषण के बारे में बात करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो विषमपोषी पोषण, जिसे अंग्रेजी में हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी पोषण का वह तरीका है जिसमें कोई भी जीव अपना भोज्य पदार्थ स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अपने भोज्य पदार्थ हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है मृतजीवी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है पैरासिटिक यानी परजीवी पोषण। तो इन तीनों को हम एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राणी संपोषण क्या है। तो प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें कोई भी जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करता है एवं उसका पाचन करता है, जैसे अमीबा एवं मनुष्य। इन सब में जो पोषण विधि है वह प्राणी संपोषण विधि होती है। दूसरा है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण यानी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वैसे जीवों में होता है जो अपना भोज्य पदार्थ सड़े गले कार्बनिक पदार्थों अथवा मृत जीवों के शरीर पर से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी, कवक इत्यादि। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि यह एक कवक है जो कि सड़े गले पदार्थों के ऊपर जो है वह उत्पन्न है। यह मृतजीवी कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं परजीवी। परजीवी वैसे जीव होते हैं जो किसी भी अन्य जीवों के शरीर के बाहर या शरीर के अंदर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं, यानी वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से विषमपोषी पोषण जो होते हैं वो कई सारे जो जीव हैं उनमें होते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं परजीवी के लिए कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए, ये एक जू है जो शरीर है जीव के शरीर के बाहर ऊपर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। यह अमरबेल है जो किसी अन्य पौधों के ऊपर लिपटकर उनसे अपना आश्रय एवं भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये जो कहलाते हैं ये परजीवी कहलाते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। प्राणी संपोषी पोषण के अंतर्गत अमीबा एवं मनुष्यों में होने वाले पोषण विधि को हम इस क्रम में देखेंगे। सर्वप्रथम हम अमीबा में होने वाले पोषण विधि को समझते हैं। अमीबा एक कोशीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। इसके शरीर में पोषण हेतु कोई विशेष रचना नहीं होती, बल्कि इसकी कोशिकीय सतह से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। पोषण के 3 चरण होते हैं। अमीबा में पोषण के 3 चरण होते हैं।
जिसमें पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण होता है। अंतर्ग्रहण के अंतर्गत अमीबा के पास जब भी कोई खाद्य कण वहाँ पर मौजूद होते हैं तो अमीबा के शरीर जो कोशिकीय सतह है उसके ऊपर अंगुली नुमा जो प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें पाकदाब या कूटपाद और जिसे अंग्रेजी में हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसकी सहायता से यह अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है। कोई भी खाद्य कण जब इसके निकट आता है तब इसके जो कूटपाद हैं वह कूटपाद उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे घेर कर प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर ये खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इन रिक्तिकाओं में ये खाद्य रिक्तिका आप देख सकते हैं, ये खाद्य रिक्तिका है और यही खाद्य रिक्तिका जो है यह के अंदर भोजन जो है वह चला जाता है। वहाँ यह भोजन पाचन उस खाद्य रिक्तिका के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसकी सहायता से यहाँ पे खाद्य कणों का जो होता है वह पाचन होता है और पाचन के बाद जो खाद्य कण के अंदर जो जटिल पदार्थ होते हैं वह सरल पदार्थों में बदल जाते हैं और कोशिका द्रव्य के अंदर विसरित हो जाते हैं। इसके बाद जो अनपचा भोजन होता है वह कोशिका द्रव्य से बहिष्करण की प्रक्रिया के द्वारा पुनः वापस बाहर की तरफ निकल जाता है। तो अमीबा में इस तरह से प्राणी संपोषी पोषण होता है। आइए हम आगे देखते हैं कि मनुष्य में पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। मनुष्य में पोषण के 5 चरण होते हैं जिसके नाम इस प्रकार से हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। तो इन 5 चरणों में मनुष्य के अंदर पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में होने वाले पोषण के इन 5 चरणों को हम एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार से संपादित होती है। मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, मनुष्यों में पोषण हेतु एक अलग प्रकार की संरचना होती है जिसे आहार नाल कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यह मानव पाचन तंत्र कहलाता है जिसके कई सारे भाग होते हैं। इन भागों में प्रथम मुख एवं मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रसिका, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत, छठा मलाशय एवं गुदा। ये सभी आहार नाल के भाग हैं। इसके अलावा मनुष्यों में कुछ पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। इन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय एवं आंत्र ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों से जो कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं। आइए हम लोग इसको चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यह एक मानव पाचन तंत्र है। इसमें सभी भागों को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंह एवं मुख गुहा है। वहाँ से नीचे एक नली आती है जो ग्रसिका कहलाती है। उसके बाद यह जो एक अमाशय में परिवर्तित हो जाती है, यहाँ पे एक चौड़ी नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसे अमाशय कहते हैं। अमाशय के पश्चात एक बहुत कुंडलीकार जो है कुंडली
कुंडलित नली होती है, एक लंबी सी कुंडलित नली होती है जो क्षुधांत्र और अंतिम में बृहदांत्र यानी बड़ी आंत जिसे कहते हैं वह होती है। और इसके सबसे अंतिम भाग में गुदाद्वार और मलद्वार होता है जिसकी सहायता से भोजन, जो अनपचा भोजन है, वह बाहर निकल जाता है। तो यह एक मानव पाचन तंत्र का चित्र है जिसे में आप सभी भागों को बहुत ही अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। 5 चरणों में प्रथम अंतर्ग्रहण को हम देखते हैं। अंतर्ग्रहण में भोजन मुख में प्रवेश करता है। मुख के अंदर उपस्थित जो दांत होते हैं उस भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे कणों के रूप में बदल देते हैं, यानी भोज्य पदार्थों का वहाँ पे सरलीकरण होता है ताकि भोजन आसानी से जो है वह आहार नाल में प्रवेश कर सके। इसके बाद मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथि से लार निकलता है। लार यानी सलाइवा, तो ये जो सलाइवा है यह लार ग्रंथि से निकलता है। लार में म्यूसिन और टाइलिन ये इनका स्रवन होता है। म्यूसिन भोजन को लसीला और चिकना बनाते हैं जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। इस लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन करते हैं और मंड को शर्करा के रूप में बदल देते हैं। यही वजह है कि जब हम भोजन में रोटी, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम रोटी खाते हैं और उसे देर तक चबाते हैं तो वह हमें कुछ देर पश्चात उसका स्वाद हमें मीठा लगता है। तो इसी टाइलिन एंजाइम के कारण जब वह कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का जो है वह शर्करा के रूप में बदलता है तो वह उसका स्वाद हमें मीठा लगने लगता है। तो मुख गुहा में उपस्थित जो जिह्वा होते हैं उस जिह्वा पर स्वाद कलिकाएँ भी होती हैं और इसी स्वाद कलिकाओं से हमें स्वाद का पता चलता है। तो मुख एवं मुख गुहा के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसके बाद भोजन ग्रसिका से होते हुए वह ग्रसनी तक पहुंचता है, यानी फेरिंग्स और से होते हुए वह इसोफेगस तक पहुंचता है। ग्रसिका मुख का पिछला भाग होता है जिसे आमतौर की भाषा में वह उसे कंठ द्वार कहते हैं। यह लार युक्त भोजन ग्रसिका से होते हुए ग्रसनी तक पहुंचता है। अब जब भोजन ग्रसनी में पहुंच जाता है वहां पर इसकी दीवारों में संकुचन और शिथिलन प्रारंभ हो जाता है। यह संकुलन और शिथिलन की प्रक्रिया को हम क्रमाकुंजक यानी पेरिस्टालसिस कहते हैं। यह क्रिया भोजन को नियमित रूप से गति देती है और भोजन को प्रत्येक भागों तक, आहार नाल के प्रत्येक भागों तक यह गति जो है यह पेरिस्टालसिस की क्रिया चलती रहती है। ग्रसनी से होते हुए भोजन अमाशय तक पहुंचता है। आइए अगले चरण में हम पाचन क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। पाचन क्रिया के अंतर्गत जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है यह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन होता है। इसके पश्चात इसोफेगस यानी ग्रसनी में कोई भी पाचन नहीं होता। अगली पाचन की प्रक्रिया अमाशय यानी स्टमक से शुरू होती है। तो अमाशय की दीवारों से जो है वह एक प्रकार का रस निकलता है जिसे अमाशय जठर रस भी कहते हैं। तो इन जठर ग्रंथियों से निकलने वाला रस जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस भी इसे कहा जाता है। इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और स्लेस्मा का स्रवन होता है, यानी यहाँ जो सिक्रीशन हुआ उसमें HCl, पेप्सिन और स्लेस्मा इन तीनों का स्रवन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य अम्लीय माध्यम का तैयार करना होता है जो भोजन को अम्लीय बना देते हैं और इस अम्लीय होने के कारण
भोजन में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु वहाँ पहुँचते हैं या उन सब का वहाँ पे वह नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अम्लीय माध्यम में भोजन बदल जाता है। और यह HCl जो पेप्सिन है, पेप्सिन वह निष्क्रिय अवस्था में होता है, उस पेप्सिन पर क्रिया करके उसे सक्रिय बनाता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके, पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वह अपना काम कर सके। यानी HCl दो काम करता है। पहला काम वह अम्लीय माध्यम तैयार करता है और दूसरा वह पेप्सिन अक्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन के रूप में बदलता है। उसके बाद पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन के ऊपर क्रिया कर उसे पेप्टोन्स और पेप्टियोजेस में बदल देता है। इन जठररस में यानी गैस्ट्रिक जूस में जो श्लेष्मा होते हैं, यह श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यह अम्ल उस अमाशय की दीवारों को नष्ट न कर दे, उसे क्षति न पहुंचाए, इसके लिए श्लेष्मा वहाँ पे जो है वह एक आंतरिक स्तर यानी आंतरिक स्तर का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो अमाशय में भोजन का पाचन में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। जब भोजन अमाशय के बाद जब छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत में जो है वहाँ पर यकृत से और अग्न्याशय, इन दोनों से जो स्रवन होता है, वह दोनों जगह से जो स्रवन होता है, यहाँ से यह रस जो है वह अमाशय छोटी आंत में आकर मिलता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक उपस्थित होता है। इसके बाद यह भोजन का जो स्वरूप होता है उसे काइम कहा जाता है। यह भोजन अब आंत में पहुंचता है। यह सबसे पहले छोटी आंत में पहुंचता है। यह छोटी आंत जो है वह एक कुंडलित संरचना होती है और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई जो होती है वह विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। यानी शाकाहारी जीवों में इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है क्योंकि वहाँ सेलुलोज का पाचन करना होता है। मांसाहारी जीवों में यह जो लंबाई है, आहार नाल के जो आंत की लंबाई है, यह छोटी होती है। तो भोजन के प्रकार के ऊपर इसकी लंबाई निर्भर करती है। जब भोजन आंत में पहुंचता है, यानी छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पहुंचता है, वहाँ पर यकृत एवं अग्न्याशय से जो रस निकलते हैं वो वहाँ आकर मिलते हैं। यकृत यानी लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस है यानी बाइल जूस जो है वह भोजन के माध्यम को बदल देता है। अब तक भोजन अमाशय से जो भोजन आया वह अम्लीय माध्यम में था। यहाँ पर भोजन क्षारीय माध्यम में बदल जाता है और उसके पश्चात अन्य एंजाइम उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर पाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यकृत से जो पित्तरस यानी बाइल जूस निकलता है उसका एक और कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण करना। यानी वसा जो बड़ी गोलिकाओं के रूप में है वह इसके सहायता से छोटी गोलिकाओं के रूप में बदल जाती है। इसे ही इमल्सीकरण कहते हैं। और जब वह छोटी गोलिकाओं में बदल जाती है तभी वसा को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह उस पर प्रतिक्रिया कर पाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यकृत से जो रस निकलता है उसका क्या काम होता है। यहाँ पर छोटी आंत में अग्न्याशय यानी पैंक्रियाटिक जूस से जो स्रवन होता है, जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, अग्न्याशयिक रस कहते हैं, यह रस भी यहाँ पर आकर मिलता है। इस रस में जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो प्रोटीन, वसा और स्टार्च इन सब का पाचन करते हैं। प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से
पेप्टोन्स में बदलता है। वसा के जो छोटी छोटी गोलिकाएं जो इमल्सीकरण के पश्चात जो वसा होती है वो वसा यहाँ पर लाइपेज एंजाइम की सहायता से वसा अम्ल में टूट जाता है। स्टार्च एमाइलिस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, यानी ग्लूकोज के रूप में वह बदल जाता है। तो इस प्रकार अग्न्यासिक रस में ये जो एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करते हैं। इसके पश्चात जो आंत की जो दीवारें होती हैं इसके बाद आंत से भी यानी इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो दीवार होती है उससे भी एक जो स्रवन होता है, वो जो रस निकलता है उसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसमें भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्न्याशय से निकलने वाले एंजाइम की सहायता से जो भोजन का पाचन होता है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होता है, वहाँ पर जो क्रिया अधूरी रह जाती है उन क्रियाओं को पूर्ण करने की जिम्मेवारी यहाँ पे इस इंटेस्टाइनल जूस की होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन इस इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत रस के द्वारा होता है। यहाँ पर कई तरह के एंजाइम्स यहाँ पे भी निकलते हैं इनसे, जैसे इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज इत्यादि। इन सब की सहायता से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदलता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अणुओं के रूप में बदल जाता है और प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। आइए आगे देखते हैं पोषण के अगले चरण अवशोषण एवं स्वांगीकरण के बारे में। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद वहाँ जो आंत की जो भित्ति होती है वह इस भोजन जो पाचित भोजन है उसे अवशोषित कर लेती है। क्षुधांत्र के आंतरिक सतह पर अनेक अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जिसे दीर्घरोम कहा जाता है। उंगलीनुमा प्रवर्ध जिसे दीर्घरोम यानी विलाई भी कहा जाता है। ये दीर्घरोम अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी सरफेस एरिया वहाँ पर बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से वहाँ पे हो जाती है। इनमें उपस्थित रुधिर वाहिकाएं भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाती है। तो इस प्रकार से अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं स्वांगीकरण क्या है। तो कोशिकाओं तक जो पहुंचता है यह अवशोषित भोजन, वह उससे ऊर्जा उत्पन्न करने तथा कोशिका के पदार्थों को बनाने के जो यह काम आता है, यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, यानी इसे एसिमिलेशन कहते हैं। यहाँ पर यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया जो होती है वह छोटी आंत में ही संपन्न होती है। इसके बाद जो बिना पचा हुआ भोजन जो है, पाचित भोजन के अतिरिक्त जो भोजन रह जाता है, जो भोजन नहीं पच पाता है, वह बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ पर असंख्य संख्या में दीर्घरोम होते हैं और जो जल का अवशोषण करते हैं, यानी बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इस क्रिया में जो बचे हुए जो पदार्थ होते हैं, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वह फीकल मैटर यानी मल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और बहिक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जो है वह शरीर के गुदा द्वार से वह बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से बहिक्षेपण की प्रक्रिया जो होती है वह पूरी होती है। तो पोषण के अंतर्गत हमने पांचों चरणों को यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से पोषण जो है वह मानवों में पोषण होता है।
अगली क्रम में हम जैव प्रक्रम के श्वसन भाग को देखेंगे कि जैव प्रक्रम में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।